नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। कर्नाटक में धर्मस्थल नाम की एक जगह है जहां पर एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बताया गया है कि धर्मस्थल में ग्राम पंचायत के अंदर करीब 200 शव दफनाए गए। आखिर 200 शवों को दफनाने की बात सामने आई तो आई कैसे? बताया यह भी गया ग्राम पंचायत के द्वारा कि वहां पर शवों के दाह संस्कार की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें जमीन में दफना दिया गया। लेकिन आपको भी ये लग रहा होगा, आपको भी हैरत हो रही होगी कि ये 200 जो शव है अगर दफनाए गए तो इसमें कोई बड़ी बात आखिर है क्या? तो बड़ी बात यह है कि वहां पर एक शख्स ने आरोप लगाया है। आरोप यह है कि 200 लोगों के जो शव दफनाए गए हैं उनमें से कई शव महिलाओं के हैं, नाबालिग बच्चों के हैं, मासूम लोगों के हैं और उससे भी कई शव दफनाए गए और मजबूर किया गया कि कोई भी ये बात सामने लीक नहीं करेगा। लेकिन जिस शख्स ने पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले को बताया, उसने यह तक कबूल किया कि अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था, इसीलिए जाकर उसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की पहल की। हालांकि यह मामला पूरा क्या है, क्या आरोप सच है या फिर आरोप निराधार है? अगर सच है तो फिर यह आने वाले वक्त में देश के अंदर एक बड़ी घटना साबित हो सकती है कि जमीन के अंदर 200 शव गाड़ दिए गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जुड़े हैं। वरुण जी, कर्नाटक के शहर धर्मस्थल में ये जो मामला पूरा सामने आया है 200 लोगों के शव दफनाने का, आखिर ये पूरा मामला है क्या? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पर जो मामला है इसमें किसी की शायद हत्या की गई या फिर किसी मासूम के साथ दरिंदगी की गई या कोई मामला छुपाया जा रहा है, ये आरोप आखिर है क्या? ये पूरी कहानी क्या है, दर्शकों को बताएं। ऋतिक, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस धर्मस्थल मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो मंदिर क्या है, उस मंदिर का इतिहास क्या है। तो रिपोर्ट हमें ये बताती है कर्नाटक राज्य में एक मंदिर है और ये मंदिर जो है मैंगलोर शहर से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है और ये दक्षिण कन्नड़ जिले में ये मंदिर स्थापित है। मंदिर का नाम है धर्मस्थल मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है। तकरीबन 13वीं सदी के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई। बताया यह जाता है कि इस मंदिर की खास बात यह है कि ये, जैसा मैंने बताया, शिव मंदिर है। भगवान शिव की यहाँ पूजा होती है। मंजुनाथ रूप में भगवान शिव को यहाँ पूजा जाता है। लेकिन मंदिर का जो कामकाज है पूरा का पूरा उसको जैन लोग संभालते हैं। ये जैन धर्म के लोग इसको संचालित करते हैं। यहाँ पर जो पूजा है वो हिंदू धर्म के पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का जो कामकाज है उसको संभालते हैं जैन धर्म के लोग। तो ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म का एक बेजोड़ बेमेल उदाहरण है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण सामने नहीं आता है। बताया जाता है कि 4 धर्माधीश थे और उन्होंने एक जैन घराने को सपने में दर्शन दिए और ये स्थान उनको सौंप देने के लिए कहा। इस जगह का नाम पहले नीलीदी था, उसके बाद इसको धर्मस्थल कहा गया और एक जैन मुखिया और उनके परिवार ने इस मंदिर को बनवाया था। बाद में इस पे श्राइन बना और एक पूरा जिस तरीके से मंदिरों का संचालन होता है उस तरीके से मंदिरों का संचालन यहाँ पर होने लगा। जी, इसको जैन ट्रस्टी चलाते हैं। पूजा पाठ हिंदू परंपराओं के हिसाब से होती है और पूजा की परंपरा जो है वो शैव हिंदू पुजारी उसको संभालते हैं। जैन धर्म और हिंदू धर्म का यहाँ समन्वय देखने को मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता का ये एक प्रतीक बनता है। मंदिर का जो संचालन है उसको करने वाले शख्स को हम कहते हैं धर्मस्थल धर्माधिकारी और स्वर्गरथ परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो धर्मस्थल धर्माधिकारी हैं वो बनते आए हैं। अभी जो वर्तमान धर्माधिकारी हैं उनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े, 24वें धर्माधिकारी हैं। 1968 में उनको इस पद पर प्रतिष्ठित किया गया था जब वो केवल 20 साल के थे। मंदिर न केवल यहाँ पूजा पाठ के जो काम है उनको करता है बल्कि सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सेवाएं भी मंदिर यहाँ पर उपलब्ध कराता है। मंदिर का जो ट्रस्ट है वो स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, आयुर्वेद, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। मंदिर में कई तरीके के उत्सव होते हैं। यहाँ लक्ष दीपोत्सव होता है, महाशिवरात्रि होती है, अन्नदान सेवा, धार्मिक विवाह आयोजन होते हैं। मैंगलोर रेलवे स्टेशन के जरिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। निकटतम हवाई अड्डा भी मैंगलोर है और सड़क मार्ग जो है NH 75 से वो जुड़ा हुआ है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं।
अब जो हम जिस खबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो खबर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान और अजीब खबर है, मैं इसको कहूँगा जी। अब मामला कुछ उस तरीके का है कि एक शख्स अचानक सामने आते हैं और वो ये बताते हैं कि वो यहाँ पर सफाई कर्मचारी का वो काम करते थे। उन्होंने ये बताया कि उनसे ये कहा गया कि ये महिला के शव हैं, ये बच्चियों के शव हैं, इनको दफना दो। और 1995 से तकरीबन 2014 के बीच तकरीबन 200 शव मंदिर के द्वारा, मंदिर से जुड़े जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके द्वारा ये दफन कराए गए कुछ अलग अलग जगहों पर। जी। जो सफाई कर्मचारी है, पूर्व सफाई कर्मचारी, उसने ऐसा आरोप लगाया है कि उसे डराया धमकाया गया, कई लड़कियों के शव धर्म स्थल में अलग अलग जगहों पर दफनाने को उसको मजबूर किया गया। ये शिकायत मिली तो पूरे कर्नाटक में, पूरे धर्म स्थल से दूर दूर तक, जहां पर ये मंदिर है वहां से दूर दूर तक बहुत हंगामे की स्थिति हो गई। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने सफाई कर्मी से पूछताछ की, बातचीत की, आरोप उसके समझे, उनको लिखा। उसके बाद अब 15 ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई की जहां पर शवों को दफनाया गया, बताया गया था। इसके बाद पुलिस ने, एसआईटी ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये खुदाई की प्रक्रिया को चालू किया। बताया गया कि सबसे ज्यादा जो शव दफन है वो 13 नंबर जो पॉइंट है वहां पर दफन है। अभी जो आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं 7 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने यह भी बताया कि जो अभी तक अवशेष हमें मिले हैं, फॉरेंसिक उनकी जांच कर रहा है और उसके आधार पर आगे की खुदाई की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मौत का कारण हमें तब पता चल सकता है जब कोई कंकाल हमें पूरा मिले। अभी तक जो अभी तक रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि यहाँ किसी इंसान को दफनाया गया था या इंसान की मौत किस कारण से हुई। बिल्कुल। कुछ हड्डियां मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो धर्मस्थल गांव की जो पंचायत है उसने ये कहा कि 1995 से लेकर अब तक, जैसा आपने बताया, तो 200 से ज्यादा अज्ञात शवों को गांव में अलग अलग जगहों पर दफनाया गया है, क्योंकि गांव में दाह संस्कार की जगह नहीं है, जिसके चलते कई बार लोगों को अलग अलग जगहों पर दफनाया गया। जी। वहीं जो आरोप लगाने वाले सफाई कर्मी हैं उन्होंने ये दावा किया कि 1995 से 2014 के बीच उससे जबरन कई महिलाओं के शवों को दफन करने के लिए उसको मजबूर किया गया। कई शवों का शारीरिक शोषण होने की उसने आशंका जताई। उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए और अभी तक जो ये शिकायत करता है इसकी पहचान गुप्त रखी गई है। मैं अब आपको कुछ इस केस से जुड़े ऐसे तथ्य बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देंगे और सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ऋतिक, यहाँ ये भी पता चला कि जो 6 नंबर कब्र है, जो जिसको हम बात कर रहे हैं, तो वहां से 2 हड्डियां मिली। इसके बाद पूरी टीम उस जगह पर खुदाई करने में लग गई। एसआईटी के जो प्रमुख हैं वो डीजीपी पी मोहंती हैं, डीआईजी एमएन अनुचेत हैं, है ना। ये 2 लोग हैं जिनके पास में एसआईटी की पूरी ये जिम्मेदारी है। जो तहसीलदार हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, वो इस पूरी प्रोसेस में लगे हुए हैं। जो हड्डियां बरामद हो रही हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। सबसे पहले तो ये पता किया जाएगा कि ये हड्डियां इंसान की हैं या किसी जानवर की हैं। बिल्कुल। इसके बाद अगर ये इंसान की हड्डियां हैं तब इसके डीएनए की जांच की जाएगी कि ये हड्डियां आखिर हैं किसकी। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि एक फटा हुआ कपड़ा और लक्ष्मी नाम की एक महिला का पैन कार्ड इस जगह से बरामद हुआ। एक खोपड़ी भी 6 नंबर कब्र से बरामद हुई। अब ये जो मामला है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जो लोकल अखबार हैं वहाँ के, जैसे न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ की रिपोर्ट्स को लगातार पब्लिश कर रही हैं। जो अंग्रेज़ी मीडिया में जो खबरें सामने आ रही हैं, देश की जो बड़ी मीडिया हाउसेज हैं, वो जिन तथ्यों को बता रहे हैं, मैं अब उन पे आपको बताता हूँ उनके मुताबिक क्या कुछ कहा जा रहा है। तो सफाई कर्मी ने आरोप लगाया कि 1998 से 2014 के बीच वो इस मंदिर में काम करता था और उसने ये बताया कि उसको कई
महिलाएं और बच्चियों का शव दफन करने के लिए मजबूर किया गया। उसने कहा कि मैं अब इसलिए आगे आया हूं क्योंकि मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूं और मैं पुलिस को उन सब जगहों पर ले जाने के लिए तैयार हूं जहां पर इन शवों को मेरे से दफनाने को मुझसे कहा गया था। बिल्कुल। उसने कहा कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे सबसे पहली बार ये कहा कि इन शवों को, लाशों को चुपचाप निपटा दो। जब मैंने इनकार किया तो मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उसने ये भी बताया कि उसने एक स्कूल की बच्ची को भी लाश उसको मिली थी जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी और उसका जो शरीर था उसको देखने से लग रहा था कि इसके साथ बच्ची के रेप किया गया और उसके बाद इसका मर्डर किया गया है। बिल्कुल। उस बच्ची को स्कूल बैग के साथ उसे दफनाने के लिए कहा गया। तो ये जो सफाई कर्मी है ये 2014 में इसका ये कहना है कि उसकी एक नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी यौन शोषण हुआ। उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया, दूसरे राज्य में रहने लगा, लेकिन ये फिर लौट के आया अब, और 2025 में इसने 11 साल के बाद ये आरोप लगाए हैं। तो अभी 11 साल के बाद ये आरोप जो लगाए गए हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये कोई साजिश तो नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। एसआईटी का गठन हो गया है, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इस बात की तस्दीक की जा रही है क्या वाकई ये जो आरोप लगाए गए हैं इसमें कुछ सच है, और अगर सच है तो वाकई ये बहुत बहुत बड़ा मामला है। ऋतिक, यहाँ पर हम कुछ और बातें भी आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा गंभीर बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जिनको अभी तक मुझे लगता है कि कोई जो है वो जिसके बारे में कम ही बात की गई है। साइट नंबर 6, क्योंकि इसको टोटल जैसे बताया तकरीबन 15 साइटों में बांटा गया है और अभी तक कई साइटों पर खुदाई हो चुकी है, तकरीबन 7 साइटों पर खुदाई हो चुकी है। साइट नंबर 6 की बात करना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहीं से पैन कार्ड की बरामदगी हुई। बिल्कुल। अब पैन कार्ड वहाँ गिर गया, पैन कार्ड वहाँ खुदाई में जो निकला, क्या जिस महिला का है वो, क्या उसकी हत्या हुई है, ये तमाम बात अभी जांच इसकी हो रही है। बात अगर हम ये करें तो पहला जो दिन था खुदाई का वो था 29 जुलाई। आज हम 1 अगस्त में ये वीडियो बना रहे हैं और 29 जुलाई 2025 वो पहला दिन था जब धर्मस्थल पर खुदाई हुई। और ये जो पूरा इलाका है इसके बराबर से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है नेत्रावती नदी। तो ये जो नदी है यहाँ चूंकि बारिश इस वक्त हो रही है तो बारिश की वजह से नदी भी अपने उफान पर है, काफ़ी हिस्सा जो है वो डूब क्षेत्र में भी है। 1995 से 2014 के बीच उसका ये कहना है कि 5-6 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वहां पर हमने ये लोगों को दबाया था। तो साइट नंबर 1 पर पहली बार खुदाई चालू हुई और 15 जगहों की ये एक शिनाख्त हुई। तकरीबन 15 फीट गड्ढा खोदा गया पहले दिन, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 30 तारीख दूसरा दिन जब था तब दूसरे दिन भी ये जो खुदाई की प्रोसेस है ये चालू रही। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो साइटें थी वहाँ पर खुदाई की गई। 15-15 फीट के गड्ढे खोदे गए, लेकिन कुछ भी वहाँ नहीं मिला। कोई लाश नहीं मिली, कोई कंकाल नहीं मिला, कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ किसी इंसान को दफन कर दिया गया हो। 2 नंबर साइट की जब खुदाई हो रही थी तो एक लाल रंग का कपड़ा मिला, एक पैन कार्ड मिला और एक एटीएम कार्ड मिला। एक ये ज़रूर जिक्र हुआ कि ये शायद किसी का हो सकता है जिनको यहाँ दफन किया गया, लेकिन अमूमन जब दफन किया जाता है तब जो शरीर है बेशक वो गल जाता है, ख़त्म हो जाता है मांस, लेकिन हड्डियाँ वो वैसी की वैसी रहती हैं। कई ऐसे केस देखे गए जिसमें लंबे वक्त के बाद हड्डियों से ही उसके डीएनए से ही पहचान हुई कि ये जो लाश है वो किसकी है। 31 तारीख को जो तीसरा दिन था फिर खुदाई हुई। तीसरे दिन जो 5 जगह वहाँ खुदाई हो चुकी थी और कुछ मिला नहीं था, लेकिन जब 6 नंबर पर खुदाई हुई तब पता चला कि 6 नंबर के अंदर कुछ हड्डियाँ मिली, कुछ ऐसी चीज़ें मिली, हड्डियों के अवशेष मिले, हड्डियों के टुकड़े मिले, जिससे लगा शायद यहाँ किसी इंसान को दफन किया गया। दूसरा ये कि चूंकि वहाँ कीचड़ है और पानी लगातार वहाँ पर बह रहा है, भर रहा है, तो ये लगा कि ऐसा ना हो कहीं ये पूरा जो सबूत है, ये जो मास बरियल का ये जो पूरा मामला है वही ख़त्म हो जाए। तो
जेसीबी का वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहाँ बहुत सारे मजदूरों को नहीं लगाया जा सकता, वहाँ उस तरीके से छोटे औजारों से ही खुदाई हो सकती है कि हड्डियाँ टूट ना जाएं, जो शव है, जो स्केलेटन है, उसको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। तो जो टुकड़े मिले उन टुकड़ों को बॉक्स में रखा गया, उनको फॉरेंसिक लैब पहुंचा दिया गया। अब हड्डियों की जांच होगी, जांच से ये पता चलेगा कि भाई हड्डियां ये किसकी हैं, तब ये पता चलेगा कि आगे खुदाई करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन हाँ, 13 नंबर जो साइट है वहाँ के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा लाशें दबी हो सकती हैं। एसआईटी जो है उसने लोगों से ये अपील की है कि अगर कोई आपकी जान पहचान का कोई ऐसा शख्स है जो गायब हुआ है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके बारे में आपको लगता है कि वो यहाँ से लापता हो गया है, तो आप उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम तलाश कर सकें, डीएनए मैच करने की कोशिश कर सकें। एसआईटी ने अपना जो दफ्तर है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लोगों के लिए खोला हुआ है। व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब जारी की है। शिकायतकर्ता जो हैं वो एक खास नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अगर उनको कोई और जानकारी भी है, फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात, एक खास तकनीक और इस्तेमाल हो रही है, उस तकनीक को कहते हैं जीपीआर तकनीक। जी। कुछ वक्त पहले मैं देख रहा था कि जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड जो खो गए, ऐसे पिरामिड जो पिरामिड कहीं एशिया में थे, ऐसे पिरामिड, उन पिरामिड की पहचान करने के लिए एक जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो एक उस तरीके का रडार होता है, बहुत बड़ी संख्या में वो जो तरंगे होती हैं वो फेंकी जाती हैं और एक मैप तैयार होता है और ये बताता है वो मैप कि यहाँ संभवतः कुछ पिरामिड जैसा लग रहा है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ जो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी हड्डियाँ, बहुत सारे कंकाल हमें दिखाई दे रहे हों। अगर ऐसा होगा तो जो खुदाई करना है उसके लिए आसान होगा। और ये जो जीपीआर तकनीक है, इसका इस्तेमाल केवल हेलीकॉप्टर से ही किया जा सकता है, किसी ऊंची जगह से किया जा सकता है, तो वो इस्तेमाल वहाँ से किया जा रहा है। जी। अब यहाँ पर एक बात यह है, जो खास बात है, जो रिपोर्ट्स हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि जो धर्मस्थल गांव की पंचायत है उसने ये भी बताया कि 200 लोग हाँ दफनाए गए, अलग अलग जगहों पर दफनाए गए, लेकिन गांव में दाह संस्कार की जगह नहीं थी, इसलिए उनको दफनाया गया। वहीं सफाई कर्मी का ये दावा है कि उसने कई महिलाओं के, बच्चियों के शवों को दफन किया और इनका शारीरिक शोषण किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने उसने ये बयान दर्ज कराया, उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। तो ऋतिक, ये जो मामला है, मुझे लगता है कि अभी ये मामला आगे बढ़ेगा, अभी और चलेगा। अभी जो साइट्स जिनकी पहचान हुई है वहाँ खुदाई होगी और ये देखा जाएगा कि कितना ये मामला सच है, कितना झूठ है। और यदि ये मामला सच निकलता है तो वाकई ये बहुत बड़ा मामला साबित होगा। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि इस पूरे मामले पर जो कमेंट हों, जो सवाल हों, वो ज़रूर बताएं ताकि अगली बार जब मैं नया वीडियो बनाऊं तो मैं उन सवालों का जवाब भी आपके सामने लेकर आऊँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने कर्नाटक की इस खबर पर पूरी तरीके से जानकारी दर्शकों से साझा की है। देखिए, ये धर्मस्थल का ये पूरा मामला है। कर्नाटक में ये एक शहर है और धर्मस्थल के ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला, जहां पर 200 से ज़्यादा, करीबन 1995 से लेकर 2014 तक कितने साल 200 शव जो है वहां पर दफनाए गए। हालांकि आपने देखा, अपने जैसा कि हमारे वरुण सर ने आपको जानकारी भी दी, उन्होंने कहा भी कि जो ग्राम पंचायत है वहां पर उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर दाह संस्कार की जगह नहीं थी, इसलिए वहां पर जो है शवों को दफनाने की बात कही गई थी। लेकिन जिन्होंने शव को दफनाया, अब वो पुलिस के सामने पहुंचकर इस बात को कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आरोप है, ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। और ये आरोप है कि जिन लोगों की का शव है वो जो दफनाया गया, उनके साथ गलत काम हुआ था। आपको क्या लगता है, ये जो आरोप है, क्या आने वाले दिन में जब इससे पर्दा उठेगा, अगर ये आरोप सच साबित होता है तो फिर इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी? हालांकि ये देखने वाली बात है, देखेंगे जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।